Now come to the next point, force. Force is that quantity of physics by which we change the shape and size of the body, by which the body comes into rest, or body will accelerate with the help of force. किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप साइज चेंज हो सकता है। बॉडी यदि स्टेशनरी है तो वो मोशन में आ सकती है, और यदि मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करके हम उसको रेस्ट कंडीशन में ला सकते हैं। तो किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए, उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, या डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमको फोर्स की ज़रूरत होती है। एंड फोर्स इज that quantity of physics by which we can change shape, size, velocity, direction of motion, balanced and unbalanced. Balanced force, किसी भी बॉडी पर यदि हम बैलेंस फोर्स की बात करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा फोर्स हम उस पर अप्लाई करते हैं एंड ऑल द फोर्सेज आर इन बैलेंस कंडीशन, देन रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स जीरो। तो बैलेंस फोर्स का एक्चुअली ये मीनिंग है कि यदि हम उसके ऊपर फोर्सेस को इस तरह से अप्लाई करें किसी बॉडी पर कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए। जैसे हम बोलें कि कोई बॉडी ये यहाँ पर आपकी है एंड अ फोर्स F1 इज अप्लाइड from left to right, and another force F2 is in opposite direction, and F1 will be equal to F2. Then both the forces are said to be in balance condition. F1 equal to F2 and direction is opposite. Direction of F1 and F2 are opposite. Then resultant force F1 minus F2 इक्वल टू जीरो। तो जब दो या दो से ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी पर काम कर रहे हैं और उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द फोर्सेज आर इन बैलेंस कंडीशन। अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स गिव्स द रिजल्टेंट फोर्स इन एनी डायरेक्शन। कोई भी दो या दो से ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी पर काम कर रहे हैं और उसका एक रिजल्टेंट फोर्स, बिकॉज कि हम वेक्टर क्वांटिटीज को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो उनको रिजोल्व करके हम, जैसे चार फोर्सेज हैं तो एक सिंगल फोर्स उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि सिंगल फोर्स हमको कोई क्वांटिटी मिल रहा है उसको, तो उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। All the forces are in unbalanced condition, and which gives the which gives the resultant force are called unbalanced force. With the help of unbalanced force, we can set a stationary body moving and bring a moving body at rest condition, change the direction or of motion or shape and size of the body. अनबैलेंस फोर्स, इट मीन्स अनबैलेंस फोर्स का मीनिंग है कि कोई भी रिजल्टेंट फोर्स उस बॉडी पर वर्क कर रहा है। इफ रिजल्टेंट फोर्स Fr इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ऑल द अप्लाइड फोर्सेस आर इन अनबैलेंस कंडीशन, which gives a resultant. Newton's laws of motion. Newton's first law. It is called inertial law also. Inertia is a property of matter by which the body opposes the external applied force, या body opposes the change in position of the body। किसी भी बॉडी के ऊपर यदि बॉडी मूविंग कंडीशन में है या स्टेशनरी कंडीशन में हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं,
तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन की ओरिजिनल जो उसकी कंडीशन है उसमें चेंज का अपोजिशन करती है। तो दैट property is called inertia. The property of body to resist a change in its state of rest or of uniform motion in a straight line is called inertia. मतलब कोई भी बॉडी के ऊपर हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं, यदि बॉडी हम बोलें कि बॉडी इज स्टेशनरी, तो वो उस बॉडी में चेंज का अपोज करती है। मतलब जैसे हम बोलें एक कोई व्हीकल है, कोई ट्रक है, उसके ऊपर 4 व्यक्ति एक पुश कर रहे हैं उसको, तो उसको पुश करने से उसकी पुशिंग के डायरेक्शन में स्टार्ट चलती नहीं है, वो उसका अपोज करती है। अपोज करने में उसके और उसमें दूसरे फैक्टर्स भी वर्क करते हैं, बट मतलब टोटल जो फैक्टर उसमें आता है वो ये है कि बॉडी अपोजेस द चेंज इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। इफ बॉडी इज स्टेशनरी इट अपोजेस the change in stationary condition. If body is in moving condition, it always opposes to change in moving condition. मतलब यदि हम उसको किसी भी मूविंग बॉडी को रेस्ट में लाना चाहें तो वो बॉडी उसका अपोज करती है। That property is called inertia. There are 3 types of inertia. Inertia of rest. A body at rest doesn't change its state of rest unless a force is applied on it. कोई भी बॉडी किसी रेस्ट कंडीशन में है तो वो जब तक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, जब तक वहां पर अनबैलेंस फोर्स वर्क नहीं कर रहा हो उसके ऊपर। यदि उसके ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हैं और दूसरा फोर्स, जैसे हम बोलें कि फोर्स हमने अप्लाई किया और वो फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोजिशन करता है और both the forces are in balance condition, then body remains in the rest condition. तो जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स वर्क नहीं करेगा, बॉडी ऑलवेज रिमेन्स इन द रेस्ट कंडीशन। मतलब किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से यदि वो बैलेंस कंडीशन में है तो उसकी पोजीशन को, ओरिजिनल पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे हम बस में बैठे होते हैं और बस अचानक मूव करती है आगे की ओर, बस स्टार्ट होकर के आगे की ओर मूव करती है, तो जो पैसेंजर्स हैं वो पीछे की ओर पुश करते हैं बिकॉज की दे वांट टू रिमेन इन देयर स्टेशनरी कंडीशन। ऐसे ही हम जैसे किसी मोटरसाइकिल के पीछे किसी को बिठा करके और अचानक एक्सेलरेटर दबा देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो वहीं पर पीछे ही गिर जाता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज कि वो रेस्ट की कंडीशन में ही रहना चाहता है। बहुत सारे इसके और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि जो फल वाला पेड़ होता है उसकी डाली को पकड़ के हिलाने से या तेज हवा चलने से वो फल गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, बिकॉज कि दे वांट टू रिमेन इन द रेस्ट कंडीशन। एंड जब हम उसको पुश करते हैं या डाली को हिलाते हैं तो डाली की पोजीशन चेंज होती है, बट जो फ्रूट्स हैं वो अपने उसी पोजीशन में रेस्ट की कंडीशन में रहना चाहते हैं तो वो गिर जाते हैं नीचे। जैसे ब्लैंकेट को क्लीन करने का भी एक मेथड होता है, उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट का हम यूज करते हैं। जैसे ब्लैंकेट को हमने लटका दिया और उस पर जब डंडे की मारते हैं डंडे से तो वो ब्लैंकेट पीछे की ओर जाता है, बट उसमें जो डस्ट है वो वहीं पे रहना चाहती है, क्योंकि ब्लैंकेट पे तो प्रेशर आ रहा है, फोर्स आ रहा है, जैसे हमने डंडे से मारा तो ब्लैंकेट पीछे की ओर गया, बट डस्ट वहीं पे रहना चाहती है तो वो वहीं पे नीचे गिर जाती है। और इस तरीके से हम उसको क्लीन कर सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का यूज करके। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज इनर्शिया ऑफ मोशन। A moving body continues to remain in motion unless stopped by a certain force. हम ये बोलें कि कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर हम कोई अनबैलेंस फोर्स यूज नहीं करें। मतलब अपने आप कोई भी बॉडी कभी रुकती नहीं है। मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो ये बोलता है कि यदि बॉडी रेस्ट में है तो वो अपने आप कभी भी मूव नहीं करेगी। इस तरह के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तो हमको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं कि बॉडी स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहती है, मूव नहीं करती। लेकिन यदि कोई बॉडी मोशन में है
तो वो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी, ऐसे एग्जाम्पल हमको देखने को नहीं मिलते। इसलिए ये जो रूल है वो हमको एबनॉर्मल लगता है, लेकिन इसको हम असेस कर सकते हैं। जैसे हम बोले कि एक बॉल को हम फ्रिक्शन वाले सरफेस पे रुकाते हैं तो वो थोड़ी देर जाकर के रुक जाता है। यदि हम उसी बॉल को स्मूथ सरफेस पे रोल करवाएं, स्मूथ सरफेस पे उसको मोशन दें, तो वो काफी दूर जाकर के रुकता है। मतलब इससे हमको ये एक अनुमान लग सकता है कि यदि हम फ्रिक्शन फोर्स को जीरो कर दें तो बॉडी रिमेन्स इन मोशन कंटिन्यूसली एंड वेलोसिटी रिमेन्स द सेम। इफ फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स हम बोलते हैं या फ्रिक्शन on the body becomes zero, then it will be remains in the motion with the constant velocity. तो inertia of motion की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो हमको देखने को नहीं मिलते, उसका हम एक असेसमेंट कर सकते हैं। inertia of rest के एग्जांपल हमको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं। inertia of motion का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लिया हम किसी भी बस में बैठे होते हैं और जैसे ही बस का ब्रेक लगता है अचानक, तो जो पैसेंजर्स हैं वो बाहर आगे की तरफ गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि पैसेंजर्स वांट टू रिमेन इन देयर मूविंग कंडीशन एंड इट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसके और भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो ग्रूव्स वाले शू होते हैं, तो शूज जब उसमें कभी मड वगैरह लग जाता है नीचे की तरफ, तो हम उसको पत्थर पे मारते हैं। तो पत्थर पे जब हम मारने के लिए उसको मोमेंट में लाते हैं, मोशन देते हैं, तो मड और जो शू है वो साथ साथ मूव करते हैं। जैसे ही पत्थर से टकराते हैं तो मड वांट टू रिमेन इन देयर मूविंग कंडीशन एंड शूज सडनली कम्स इनटू द रेस्ट। तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं कि जैसे ही शूज पत्थर पे गिरता है, मड उसमें से निकल के ग्रूव में से, जो शूज के ग्रूव होते हैं उसमें से निकल के नीचे की ओर गिर जाता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई भी बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब मूव कर रही होती है तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है। अपने आप कोई बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती। और इसके हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे शार्पनर होता है, जैसे नाइफ शार्पनर, तो उसका जो व्हील चलता है तो उससे जो चिंगारियां निकलती है, जो उसमें स्पार्किंग होती है, वो एक्चुअली रेडियल डायरेक्शन में होती है, बिकॉज की वो जो चिंगारी है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है, उस पर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो वो सर्कुलर मोशन नहीं करके और उसके रेडियल डायरेक्शन में आगे की ओर मूव करती है। और जैसे कोई भी बस में जब बैठे होते हैं पैसेंजर्स और बस किसी टर्न पर जब मुड़ती है, किसी मोड़ पर मुड़ती है, तो पैसेंजर्स बाहर की ओर झुक जाते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जो पैसेंजर्स हैं वो उसी डायरेक्शन में जिसमें कि पहले से बस मूव कर रही है स्ट्रेट पे, उसमें ही रहना चाहते हैं, और जैसे ही बस टर्न लेती है तो वो बाहर की ओर। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाती है, कि कोई भी बॉडी किसी डायरेक्शन में यदि मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है, उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे। एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर ही हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अपने आप कोई भी बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। इफ मास इज ग्रेटर द इनर्शिया इज ग्रेटर। कोई भी इनर्शिया है, चाहे इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या इनर्शिया ऑफ मोशन है, यदि मास बॉडी का ज्यादा होता है तो उसका जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है वो ज्यादा होगी। मतलब उसको हमको, जैसे बॉडी स्टेशनरी है उसको मूव करवाने के लिए हमको ज्यादा फोर्स, ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। ऐसी बॉडी यदि मूविंग कंडीशन में है और उसको हम रोकने के लिए भी हमको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यदि मास ज्यादा है, मोर if a body is heavier then inertia is greater. Momentum is the product of mass and velocity. So momentum equal to mass into velocity.
It is denoted by P. P is equal to mv. And unit of momentum, unit of mass is kg, kilogram, and unit of velocity is meter per second. So unit of momentum will be kg meter per second. Or in CGS system, it is in SI system, gram centimeter per second. In CGS system. Now come to the Newton's second law. According to this law, the rate of change of momentum will be equal to the applied force. The rate of change of momentum will be equal to the applied external force. Let mass of the body is m. Let mass of the body is m and initial velocity is u. After applying the external force, velocity becomes v. Then initial momentum P1 is equal to mu. Because momentum is the product of mass and velocity, initial velocity is u and and mass of the body is m. Then initial momentum will be P1 equal to mu, and after applying the force, final momentum P2 will be equal to mv. Then change in momentum, will be P2 minus P1, final momentum minus initial momentum, that will be equal to mv minus mu. So change in momentum is m into v minus u. Then the rate of change of momentum, रेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आफ्टर द टाइम इंटरवल t by applying the force F will be equal to change in momentum upon time interval, and rate of change of momentum will be equal to the force. So that force equal to change in momentum upon time, that is called rate of change of momentum. So that F will be equal to mass into acceleration, here v minus u by t will be equal to a, because v minus u by t is equal to a. So after putting the value of v minus u by t, we find the F is equal to ma, mass into acceleration. This is the second law, Newton's second law. Now come to the Newton's third law. According to Newton's third law, for every action there is equal and opposite reaction. तो किसी भी एक्शन के लिए इक्वल, इट मीन्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, उसमें रिएक्शन होता है. जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि body A collides with the another body B, and force due to A on B will be Fa, and force due to B on A will be Fb. Both the forces are equal in magnitude. Fa will be equal to Fb.
यहाँ पर हम वेक्टर नोटेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बीएड क्लास में हम वेक्टर नोटेशंस ज़्यादा नहीं बताते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो हम इसमें वर्ड्स में हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे कि बोथ द फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एफ ए इक्वल टू एफ बी, इट मीन्स equal in magnitude and opposite in direction. There are some important points to find out the action reaction pair. How to find the action reaction pair? हम कैसे पहचाने कि जो दो बॉडीज आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम ये चेक करते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज एक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू रिएक्शन इन मैग्नीट्यूड। दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स। सेकेंड पॉइंट, बोथ द फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट टू बॉडी। दोनों फोर्स अलग अलग दो बॉडीज पर लगना चाहिए। यदि एक ही बॉडी पर दोनों फोर्स लग रहे हैं तो हम उनको एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बोलेंगे। थर्ड पॉइंट, पहले जो दो पॉइंट है यही बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दो पॉइंट से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर को, बट बाकी प्रॉपर्टीज भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज चेंज इन मोमेंटम इन बोथ द बॉडीज आर इक्वल। दोनों बॉडीज में जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। थर्ड लो के हम एग्जांपल्स ले सकते हैं बहुत सारे। जैसे स्विमिंग जब करते हैं तो स्विमिंग में हम पानी को पीछे की ओर पुश करते हैं और एज ए रिजल्ट, एज ए रिएक्शन फोर्स हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्विमिंग जो है एक्शन रिएक्शन पेयर में हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि स्विमिंग करते टाइम हम जब पानी को पीछे की ओर दबाते हैं तो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो पानी के ऊपर लगता है, और पानी जो रिएक्शन फोर्स लगाता है वो व्यक्ति के ऊपर लगता है, हमारे ऊपर लगता है। तो उसमें दोनों फोर्सेस डिफरेंट दो बॉडीज पर लगते हैं एंड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सेम है जैसे हम जब कोई बोट मूव करती है पानी पर, तो बोट को चलाने के लिए हम लकड़ी के जो चप्पू होते हैं उससे पीछे की तरफ पानी को दबाते हैं और एज ए रिजल्ट जो है बोट आगे की ओर मूव करती है। तो इस तरह बहुत सारे एक्शन रिएक्शन पेयर हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम चलते हैं अर्थ के ऊपर तो हम अर्थ को पीछे की ओर दबाते हैं और रिएक्शन फोर्स हमारे पैर पर आगे की ओर लगता है तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि एक्शन रिएक्शन वहाँ पर नहीं लगे, रिएक्शन फोर्स नहीं लग पाता है तो हमको चलने में प्रॉब्लम आती है, आगे नहीं चल पाता। जैसे हमको बहुत स्पीड से दौड़ना हो तो उतना ही प्रेशर से हम अर्थ को पीछे की ओर लगाते हैं, उतना ही फोर्स जो हम उस पर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा होगा, तभी हम तेजी से दौड़ पाएंगे। यदि हम बहुत धीरे अर्थ को पीछे की ओर दबाएं तो बहुत तेज दौड़ना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज कि जितना हम एक्शन लगाएंगे उसके ऊपर, जितना फोर्स उस पर लगाएंगे उतना ही रिएक्शन फोर्स लगेगा। यदि हम बहुत धीरे से अर्थ को दबा रहे हैं और जल्दी दौड़ने की कोशिश करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल होगा। गन और बुलेट का भी हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन जैसे हम फाइंड आउट करते हैं, हम इसमें कंसीडर कर लें, इसका एक डेरिवेशन निकाल सकते हैं कि मास ऑफ द गन इज कैपिटल M, मास ऑफ बुलेट। संदीप, बुलेट की स्पेलिंग बोलना BULLET है क्या, है ना? मास ऑफ द बुलेट इज स्मॉल m। बोथ आर इन रेस्ट कंडीशन, इट मीन्स जब बुलेट को गन के अंदर डाला जाता है तो दोनों की वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम
टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू होगा m इंटू 0 प्लस m इंटू 0, मास इंटू वेलोसिटी से हम मोमेंटम शो करते हैं। तो मोमेंटम ऑफ गन m इंटू 0 एंड मोमेंटम ऑफ बुलेट इज ऑल्सो m इंटू 0, दैट इज इनिशियल टोटल मोमेंटम इज 0। तो जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो व्हेन बुलेट इज फायर्ड देन द वेलोसिटी, लेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज स्मॉल v एंड रिकॉइल वेलोसिटी, जब हम ट्रिगर दबा करके फायर करते हैं तो जैसे ही बुलेट आगे की ओर जाती है एज ए रिएक्शन फोर्स उस पर रिकॉइल वेलोसिटी आती है, उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है गन पे और उससे उसमें वो गन एक्सेलरेट होती है और देन वी गॉट द वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी, एंड लेट रिकॉइल वेलोसिटी इज कैपिटल V, देन टोटल मोमेंटम, टोटल final momentum will be m capital V plus small m small d. We know that momentum remains conserved, मतलब initial momentum always remains equal to the final momentum. Final momentum equal to initial momentum means capital MV plus small v mv equal to 0, then mv is equal to minus mv, and recoil velocity of gun will be mv upon capital M. Example, mass of the gun is 8 kg and bullet is 10 gram. If bullet is fired with velocity 100 meter per second, find the recoil velocity. We know that recoil velocity V is minus small mv upon capital M. Here small m is 10 gram, 10 upon 1000 kg, into V is 100 meter per second and capital M is 8 kg. Recoil velocity V equal to minus 1 by 8 meter per second, 0.125 मीटर पर सेकेंड। तो यदि हम 100 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से बुलेट फायर करते हैं तो रिकॉइल वेलोसिटी जो पीछे की तरफ जो उसमें पुश आता है, जो धक्का हमको लगेगा गन का, दैट विल बी 0.125 मीटर पर